आज हम लोग जो किरण प्रकाश की है उसमें हम लोग लेंस का मतलब कि दो लेंस या तीन लेंस जब एक दूसरे से संपर्क में रहेगा तो उसका शक्ति क्या हो जाएगा, उसका फोकल रेंज में क्या संबंध होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो, तो दोनों लेंस की शक्ति तो प्रकाश किरण को पहला लेंस एवं दूसरा लेंस दोनों मोड़ती है जिससे कुल विचलन कोण दोनों के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण के योग के बराबर होता है। मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो उसके बराबर होगा। अर्थात लेंस की जो शक्ति है तो P बराबर क्या हो गया, P1 जोड़ P2। P बराबर लेंस की संयुक्त शक्ति, P बराबर समतुल्य लेंस की शक्ति, P1 बराबर प्रथम लेंस की शक्ति, P2 बराबर दूसरे लेंस की शक्ति। P हो गया तुमको पूरा समतुल्य लेंस की शक्ति। और यदि फोकस दूरी के बारे में देखें तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 जोड़ 1/f2, जहां f बराबर क्या हो गया, प्रथम समतुल्य लेंस की फोकस दूरी। f बराबर हो गया समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, f1 बराबर प्रथम लेंस की फोकस दूरी, f2 बराबर दूसरे लेंस की फोकस दूरी। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा सूत्र हो गया। तो उसकी समतुल्य शक्ति जब दोनों संपर्क में हो तो उसकी संपूर्ण शक्ति का निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग का एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें कि उदाहरण 9.9 है। उदाहरण 9.9 क्या होगा तुमको, जिसमें कि तीन लेंस दिए हुए हैं जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं इसमें। तो उसमें जाहिर है ये सूत्र तो नहीं लगेगा, क्योंकि जब दूरी पर रहेगा तो उसमें ये जो सूत्र कब लागू होगा, जब लेंस आपस में एक दूसरे के बगल में हो, माने संयुक्त हो, तभी ये फार्मूला लगेगा। तो ये है तुमको। अब हम लोग देख लेते हैं एक उदाहरण 9.9। उदाहरण 9.9 की एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं उसका क्वेश्चन। तो उसमें तीन लेंस दिए हुए हैं। उदाहरण एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखो, उदाहरण 9.9 का।
तो इसमें है 3 लेंस है। जैसे पहला लेंस है, इसकी फोकस दूरी है +10 सेंटीमीटर, मतलब उत्तल लेंस है तो प्लस होगा। दूसरा लेंस इससे अवतल लेंस है और यह इसकी फोकस दूरी है -10 सेंटीमीटर और इन दोनों लेंस के बीच की दूरी रखी गई है 5 सेंटीमीटर। ये दोनों लेंस के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर रखी गई है। और एक तीसरा लेंस है जो कि उत्तल लेंस है और यह दोनों को जो है तुमको इसकी फोकस दूरी है +30 सेंटीमीटर, उत्तल है तो प्लस होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। दोनों लेंस के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक पहले लेंस से तुमको बाईं ओर एक वस्तु है जो कि O है, वस्तु O है जो कि पहला लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, पहला लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमें पूछा जा रहा है। तो इसका जैसे कि संयोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं है तो लेंस का जो शक्ति वाला जो फार्मूला है वो सब हमें यहाँ पर लगाना संभव नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें बनाने के लिए, तो हम कर सकते हैं कि पहला लेंस जहाँ प्रतिबिंब बनाएगा वह दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा और दूसरा लेंस जहाँ प्रतिबिंब बनाएगा वह तीसरा लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, तो वह उसका अंतिम प्रतिबिंब हम लोग निकाल सकते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग इसके द्वारा जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसके बीच का दूरी जो है 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इसका भी ख्याल रखेंगे प्रतिबिंब में घटाने में। तो प्रथम लेंस के लिए पहला लेंस जो कि बायां साइड से है उसके लिए, तो लेंस सूत्र है 1/v - 1/u = 1/f। तो इसमें दर्पण सूत्र लेंस सूत्र लगाए तो 1/v - 30 बराबर 1/+10। तो 1/v बराबर हो गया 1/10 - 1/30। तो 1/v बराबर 30 हो गया, 3 - 1, तो v बराबर हो गया +15 सेंटीमीटर। तो दाहिना साइड बनेगा इसके, ये प्लस चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब। तो दूसरे लेंस के लिए कितना दूरी हो जाएगा, प्लस में 15 इधर हुआ तो दूसरा लेंस इसका दूरी, दूसरे लेंस के लिए अब बात करेंगे। दूसरे लेंस के लिए u बराबर 15 - 5 बराबर +10 सेंटीमीटर और f बराबर है -10 सेंटीमीटर। तो लेंस फार्मूला लगाते हैं 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो v है, तुमको v निकालना है, ये है -10 सेंटीमीटर और ये तुम्हारा हो गया। अब बराबर ये भी है 1/-10। तो 1/v बराबर क्या हो गया, दोनों जुट गया 0, तो v बराबर ∞ हो गया, तो अनंत पर बनेगा, मतलब कि अक्ष के समानांतर हो गया। तो तीसरा लेंस के लिए u बराबर क्या हो गया, ∞ में से 10 घटेगा तो क्या होगा, ∞ ही रहेगा, तो ये भी समानांतर ही रहेगा। समानांतर है तो जाहिर फुकस पर जाएगा, इससे आंसर वही होगा, लेकिन इसको लेंस सूत्र से ही निकालते हैं। 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो v हमें निकालना है, ये 1/∞ हो गया बराबर 1/30। तो 1/∞ क्या होगा, 0 हो गया बराबर 1/30। तो v बराबर हो गया +30 सेंटीमीटर। तो तीसरा लेंस से दाहिना ओर, तीसरा लेंस से यही अंतिम प्रतिबिंब हो गया, तीसरे लेंस से दाहिनी ओर, +30 सेंटीमीटर दाईं ओर, +3 सेंटीमीटर दाहिनी ओर, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा 9.9 उदाहरण समझ में आ गया होगा। इसमें तीनों लेंस से बारी बारी से हम लोग क्या कर दिया, खाली u में इसमें मैनेज कर देना है 5 सेंटीमीटर, इसका ध्यान रखना है। और काफ़ी आसान सा ही प्रश्न है जो कि आसानी से लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f पर ये तुम्हारा बन गया। अब हम लोग देखेंगे, अभी जो है तुमको आज जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिज्म से अपवर्तन, एक टॉपिक है जिसको हम लोग इस लेक्चर में देख लेते हैं और उसके बाद तुमको प्रकाशीय यंत्र फिर अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रकाशीय यंत्र के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन। तो प्रिज्म जो होता है तुम्हारा, जो कि हम लोग जिस तरह के प्रिज्म का बात करें उसका आधार जो होता है तुमको त्रिभुजाकार होता है
और तुमको तीनों से जब तुमको तीन तरफ से आयताकार तरह का पृष्ठ होगा, तो 3 आयताकार पृष्ठ होता है प्रिज्म में, और 2 एक मतलब कि 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो कि परावर्तक पृष्ठ होगा, जो कि त्रिभुज के आकार का होगा। उस तरह के प्रिज्म का बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, तो प्रिज्म के द्वारा जब अपवर्तन होगा तो उसमें तुमको प्रिज्म के कारण देखता होगा कि पर्ण, इसमें से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरने पर क्या होता है, प्रकाश रंग में बढ़ जाता है। तो वो क्यों बढ़ती है वो भी इसमें क्लियर हो जाएगा। तो प्रिज्म का के द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, तो ये तुमको रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। तो प्रिज्म जो कि हमको त्रिभुज के आकार का होगा प्रिज्म, तो एक ABC कह सकते हैं, एक प्रिज्म हो गया। इसका अपवर्तक कोण ये A हो गया, और ये B हुआ, और ये C हुआ, और ये तुमको एक प्रकाश किरण इधर आ रहा है। ये तुमको इसका नाम P दे दो। ये प्रिज्म के पहला पृष्ठ AB पर आपतित हुआ, दैट कि Q बिंदु पर आपतित हुआ, जिसको बाद में लिख भी देंगे या तो तुम लिख लोगे। Q बिंदु पर ये आपतित हुआ। तो यहाँ पर जब अभिलंब होगा यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, ये जो आपतन कोण हो गया ये अभिलंब से बना है, तो ये आपतन कोण I हो गया। और ये क्या होगा, जब यहाँ पर जब गुजरेगा तो ये तुमको प्रिज्म के द्वारा अपवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ से QR, यहाँ पर QR एक, ये QR एक यहाँ पर बन जाएगा, और ये तुमको यहाँ से निकल करके RS एक, यहाँ पर RS एक तुमको इस दिशा में बढ़ जाएगा। ये RS दिशा में एक बाहर की ओर निकल जाएगा। PQ एक तुमको क्या हो गया, PQ एक आपतित किरण है, यह तुमको अपवर्तित होकर QR बनाया यहाँ से अपवर्तन होने के बाद, और दूसरा पृष्ठ जो AC से अपवर्तन के बाद ये क्या होगा, तुमको बाहर की ओर निकल गया। अगर ये आपतन कोण I है तो ये जो तुम्हारा ये अभिलंब है इधर, और ये तुमको इससे क्या बनाया, इससे R बन गया। और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक लिखते हैं यहाँ पर, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर म्यू, इसका म्यू है, और हवा में रखा हुआ है। तो और ये वाला क्या हो जाएगा, तुमको ये R हो गया अपवर्तन के कारण। और अगर ये कोण तुमको मान लो R डैश है, ये वाला कोण क्या मान लिया, R डैश है, तो ये कोण कितना बन जाएगा, ये I डैश बन जाएगा, I डैश। तो इस प्रिज्म का तुमको क्या हुआ, प्रिज्म से जब प्रकाश किरण गुजरी तो ये देखने का बात ये है कि ये तुमको आ रही है आपतित किरण इधर PQ, लेकिन ये अपवर्तित हुई। फिर अपवर्तित के बाद जब यहाँ से बाहर निकला ये अपवर्तन का बाद, तो इमरजेंट रे हुआ ये, जो कि बाहर निकल गया किरण। तो इन दोनों के बीच का देखो तो ये विचलन कितना हुआ, इसमें कितना इसके रेखा दिशा में परिवर्तन हुआ। तो यह अगर हम लोग देखें तो यह दिशा में परिवर्तन तुमको दिखेगा, ये तुमको इस ढंग से दिखेगा। ये तुमको इसे बढ़ा, और इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ाए तो यह पीछे मुड़, इसको बढ़ाएंगे अगर, तो पीछे बढ़ने पर यहाँ से क्या होगा, तुमको एक विचलन उत्पन्न यहाँ पे इतना हुआ, ये विचलन कोण, ये क्या कहता है, डेल्टा जो हो गया ये विचलन कोण हो गया, ये हो गया विचलन कोण। एक प्रिज्म है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, उसमें एक किरण तुमको आपतित कोण है तुमको I, और इसमें क्या हो गया, तुमको QR दिशा में आती है अपवर्तित होकर के, फिर QR जो है फिर अपवर्तित दूसरे पृष्ठ से होकर के RS के रूप में उससे उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है। और इस बीच में जो कि प्रिज्म के द्वारा विचलन जितना उत्पन्न हुआ वो देख रहे हैं कि पहला जो PQ को आगे बढ़ा दिए और RS को पीछे बढ़ाने पर जो कोण जहाँ पे कटा वहाँ पर जो कोण बन रहा है, तो इस बिंदु को जहाँ पर कि कोण बना है उसको वहाँ पर क्या बन गया, विचलन कोण बन गया तुमको। तो वहाँ जो बिंदु है तुमको, ये तुमको इसको पीछे बढ़ाए और किसको आगे बढ़ाया गया, ये PQ को आगे बढ़ाया जाए, PQ को आगे बढ़ाया जाए और इसको पीछे बढ़ाया जाए। तो जहाँ पर कि कटा, दोनों जो कटा जहाँ पर कि बढ़ेगा इसको आगे, PQ को आगे बढ़ाया जाए
और किसको पीछे बढ़ाया जाए, तुमको आर एस को पीछे बढ़ाया जाए, जहाँ पर कटता है उस बिंदु का नाम हम लोग टी दे देते हैं, उस बिंदु को टी दे दिए, तो वहाँ पर जो कटान बिंदु हो गया टी हो गया, जहाँ पर विचलन कोण बन गया है। तो विचलन कोण का जो मान है लिख लेते हैं। किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए, किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, म्यू है। तो ये म्यू हो गया और उसके परिणाम पी क्यू आपतित किरण है जो ए बी पृष्ठ पर आपतित होती है, जो ए बी पृष्ठ पर आपतित होती है अपवर्तन के बाद क्यू आर दिशा में जाती है, जो दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के बाद, जो दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के बाद आर एस के रूप में बाहर निकल जाती है, आर एस के रूप में बाहर निकलती है, प्रिज्म से बाहर निकलती है, तो बाहर निकलती है। तो विचलन कोण जो तुम्हारा हो गया पी क्यू को आगे बढ़ाना, आपतित किरण पी क्यू को आगे बढ़ाना है प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन डेल्टा है। पी क्यू को आगे बढ़ाने तथा आर एस को पीछे बढ़ाने पर वह बिंदु टी पर कटती है, अतः प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा है। उत्पन्न विचलन कोण कितना है, डेल्टा है। अब चित्र से देख लेते हैं, चित्र से डेल्टा बराबर क्या हो जाता है, चित्र से क्या हो जाएगा, विचलन कोण डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, पहला तुमको जो क्या है विचलन कोण डेल्टा क्या हो जाएगा तुमको, ये हो गया आई माइनस आर, ये आई है और ये किधर जा रहा है तुमको, ये आई कोण बनाया और ये आर जा रहा था, आई माइनस आर हो जाएगा, विचलन कोण डेल्टा बराबर हो जाएगा आई माइनस आर प्लस ये दूसरा मतलब बहिष्ठ कोण जो है तुमको वह सामने के अंतः कोण जो त्रिभुज बना हुआ है टी क्यू आर में देख रहे हैं, ये किसमें, त्रिभुज टी क्यू आर में, विचलन कोण जो तुमको त्रिभुज टी क्यू आर में है, विचलन कोण निकाल रहे हैं, बहिष्ठ कोण हो गया डेल्टा, त्रिभुज टी क्यू आर में वो बहिष्ठ कोण है और ये बहिष्ठ कोण किसके बराबर हो जाएगा, अंतः कोण तुम्हारा जो है ये वो हो गया तुमको, जैसे देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसको आई तुम्हारा क्या हो गया, ये आपतन कोण आई हुआ और तुमको आपतन कोण जो आई है और अपवर्तन कोण यहाँ पर क्या है आर है, तो ये जो त्रिभुज में यहाँ पर देखें ये वाला कोण कितना बचा मेरा, ये वाला कोण बच गया मेरा आई माइनस आर, और इधर की तरफ यही चीज़ देखेंगे जो त्रिभुज में अगर तुम्हारा क्या हो गया, ये जो आपतन कोण है तुम्हारा, ये आपतन कोण हुआ, ये वाला आई हुआ यहाँ पर और ये हुआ तुमको अपवर्तन कोण आर हुआ, तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसमें ये वाला कोण हो गया कितना, आई माइनस आर हो गया तुम्हारा, ये कोण हो गया आई माइनस आर। उसी तरह से यहाँ पर जो देखेंगे ये जो आपतन कोण यहाँ पर देखेंगे तो ये त्रिभुज कोण कितना लगता है, आई डैश माइनस आर डैश, तो ये अंतः कोण ये दोनों हुआ तुमको, तो ये बहिष्ठ कोण हो गया डेल्टा वाला, तो दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा।
तो डेल्टा बराबर हो गया आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, ऐसा हो जाएगा आर प्लस आर डैश, ये विचलन कोण हो गया। अब हम लोग अगर देखें आर प्लस आर डैश का मान, तुमको आर प्लस आर डैश का मान कितना होगा, त्रिभुज अगर हम लोग देखें ए क्यू आर में, त्रिभुज ए क्यू आर में देखते हैं, त्रिभुज ए क्यू आर में कोण ए जोड़ क्या होगा तुमको 90 डिग्री माइनस आर जोड़ 90 डिग्री माइनस आर डैश बराबर 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री है तुम्हारा, 90 माइनस आर क्यों हुआ, वो उस पर पृष्ठ पर लंब है, वो ये जो कोण, जो कि ये जो रेखा हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं ये क्या है, ए बी पर अभिलंब है। तो कुल मिला के जो कोण होगा आर प्लस उधर जो बचा हुआ कोण है त्रिभुज का, उसका मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो टोटल बचा कितना तुम्हारा 90 माइनस आर बचा। इससे क्या प्रूव हुआ, ए बराबर आर प्लस आर डैश, 90 90 180 कट जाएगा तो ए प्लस आर डैश। तो विचलन कोण बराबर, विचलन कोण डेल्टा बराबर हो गया आई प्लस आई डैश माइनस ए हो गया, ये विचलन कोण। तो आई प्लस आई डैश बराबर ए प्लस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, ये विचलन कोण का मान हो गया। तो अब इधर तो जो है चित्र तो खैर स्पष्ट ही है, तुमको ये सब जो लिखे हैं ये तो समझ में आ गया होगा। आपतित किरण है, अपवर्तित है पहला का, वो सब जो दिया हुआ है तुमको, ये सब जो लिखा हुआ है इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। ये तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पर से हम लोग निकालते हैं विचलन कोण का जो मान है, उसमें विचलन कोण के आधार पर आई का मान, जब तुमको न्यूनतम विचलन कोण, अगर न्यूनतम विचलन की अवस्था में जब रखते हैं सिमेट्रिकल वे में जाएगा, तुमको विचलन कोण सबसे कम हो, उसके लिए जरूरी होता है कि आई और आई डैश का मान क्या हो जाए, दो चीज़ का जोड़ जब सेम हो जाएगा तो उसका विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा, विचलन कोण का मान न्यूनतम होगा। तो इसको अब इसको बना देते हैं। न्यूनतम विचलन के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, न्यूनतम विचलन के लिए डेल्टा न्यूनतम विचलन के लिए आई बराबर आई डैश, आई बराबर क्या होता है आई डैश, आई बराबर आई डैश, दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो डेल्टा एम हो गया न्यूनतम विचलन कोण, ये हो गया न्यूनतम विचलन कोण, डेल्टा एम बराबर हो गया आई प्लस आई माइनस ए। तो 2i बराबर a प्लस डेल्टा एम, तो a बराबर, तो i बराबर a प्लस डेल्टा एम बाय 2, i प्लस, जब i बराबर i डैश तो r बराबर भी क्या होगा r डैश होगा। तो r प्लस r बराबर a, तो r बराबर a बटे 2, r बराबर a बटे 2 हो गया। तो अब तुमको है स्नेल के नियम से, जो अपवर्तन का नियम है स्नेल का नियम, उसको लागू करते हैं। स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो म्यू बराबर क्या होगा, साइन आई का मान निकल गया ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन आर का मान ए बाय 2। तो ये हो गया तुमको म्यू का मान हो गया, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बटे 2, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बटे 2। तो ये हो गया तुमको म्यू का मान हो गया तुमको प्रिज्म से अपवर्तन के लिए म्यू बराबर हो गया साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। तो ये तुम्हारा हो गया। लेकिन जब मतलब सूत्र याद करना है प्रिज्म से विचलन का, क्या होगा सूत्र जो निकला म्यू बराबर, और कैसे कैसे निकला इसको पहले फिर से एक बार देखना चाहोगे इस चित्र में। जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, जैसे इस चित्र को फिर से बना करके दिखा, एक बार समझाते हैं।
देखो किस किस प्रकार से निकला है उसको देखो, फिर से एक बार चित्र बना देते हैं, इसको फिर से एक बार और समझ लो। तो पहले जब प्रिज्म से जब अपवर्तन हम लोग करते हैं तो प्रिज्म के जो है एक पृष्ठ पर क्या होता है, तुमको आपतित किरण आएगी, तो वह जो है तुमको उस पृष्ठ से क्या होगी, अपवर्तित होगी, फिर वह दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित होगी, फिर वहाँ से अपवर्तित होगी। तो दोनों से जो तुमको जो है विचलन जो होगा तुम्हारा, जो पहला पृष्ठ से देखो ये है तुमको, ये पहला हुआ तुमको प्रिज्म हो गया। अब इस प्रिज्म में क्या हुआ, ये तुम्हारा आपतित किरण हुआ, ये अगर नहीं मुड़ती तो ये ऐसे चलते चली जाती है ऐसी, लेकिन यहाँ पर प्रिज्म ने क्या कर दिया, इसको मोड़ दिया और फिर ये यहाँ पर मोड़ दिया, ये इधर हो गया। तो ये एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ पर विचलन हुआ, ये विचलन हुआ इतना। इस विचलन कोण को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या किए, ये जो तुमको यहाँ पर अभिलंब डाले, यहाँ पर ये आई है तुम्हारा और ये आर है, तो ये जो भी कोण बचा ये आई माइनस आर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जो तुमको है इधर वाला जो कोण है, यहाँ पर भी जब अभिलंब हम लोग डालेंगे इस जगह पर, इस सतह पर हम लोग क्या डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो किरण आया तो पहला पर अभिलंब डाले तभी आई आर क्लियर हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर जब आएगा रे तो यहाँ पर भी अभिलंब डाले तो ये आर डैश होगा, तो ये क्या होगा आई डैश होगा। तो यहाँ पर फिर जब इसको पीछे बढ़ाएं तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश हो गया। तो इन दोनों के विचलन, तो विचलन कोण कितना हो गया तुमको, ये दोनों का जोड़ हो गया, आई माइनस आर और प्लस आई डैश माइनस आर डैश। और आर डैश को जानने के लिए ये जो त्रिभुज बना है ए क्यू आर में, जबकि ये लंबत है तो ये आर इधर से लिए 90 दोनों का जोड़ होगा, तो ये कितना कोण बच गया, 90 माइनस आर बच गया, और 90 माइनस आर डैश तीनों का जोड़ 180 होगा। तो इसी तरह इससे प्रूव हो गया मेरा आर प्लस आर डैश बराबर ए। और जब सिमेट्रिकल होता है तो आर बराबर आर डैश होगा तो आर बराबर ए बाई 2 हो गया। इसी प्रकार आई बराबर आई डैश होगा तो आई बराबर क्या होगा, न्यूनतम विचलन के लिए ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और म्यू बराबर तब क्या होगा तुम्हारा साइन आई बट्टे साइन आर। तो इस प्रकार से स्नेल्स के नियम से क्या निकल गया, हमको दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया। जो सूत्र क्या था अभी, फिर से सूत्र को लिख देते हैं हम, इसको मोटा मोटी समझा दिए फिर से एक बार। तो म्यू बराबर आ गया तुमको साइन, फिर से उसको देख लोगे अपने से इसको डिराइव करो सूत्र को। तो म्यू बराबर जो आएगा प्रिज्म के लिए जो सूत्र आएगा, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, डेल्टा एम मतलब एम फॉर मिनिमम न्यूनतम। तो म्यू बराबर सूत्र आया साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2। छोटे अपवर्तक कोण के लिए, प्रिज्म के छोटे अपवर्तक कोण के लिए, प्रिज्म के छोटे अपवर्तक कोण के लिए साइन थीटा लगभग क्या हो जाएगा, साइन थीटा लगभग होता है थीटा के बराबर। तो थीटा के बराबर तो इसको क्या लेंगे, साइन को हटा देंगे तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बाय ए बाय 2 कट जाएगा। तो म्यू इंटू ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम, डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो न्यूनतम विचलन हो गया ये, न्यूनतम विचलन। तो न्यूनतम विचलन ये जो छोटे कोण पे, जब अपवर्तक कोण छोटा हो, जब अपवर्तक कोण 4 डिग्री तक हो, 4 डिग्री तक हो तो इसी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, म्यू डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर अपवर्तक कोण छोटा है तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग, म्यू बराबर डेल्टा एम माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं छोटे अपवर्तक कोण के लिए। और बड़ा अगर ज़्यादा है 30 डिग्री 60 डिग्री है तो सूत्र क्या याद रखना है, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। और इस सूत्र के आधार पर बनाएंगे क्वेश्चन। और ये तुम्हारा अगर छोटा कोण है तो म्यू बराबर डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। फिर से सूत्र को यहाँ पे लिख सकते हैं, डेल्टा एम बराबर क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। और दूसरा सूत्र क्या होगा, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ये प्रिज्म से अपवर्तन का ये दोनों सूत्र महत्वपूर्ण हो गया। इसी दोनों के आधार पर क्या होगा, आगे भी काम करेंगे। तो प्रिज्म से तुमको जो प्रकाश किरण है उसमें विचलन तो उत्पन्न हुआ ही हुआ, इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं एक घटना है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। विचलन कोण तो हमने निकाला,
अब वर्ण विक्षेपन मतलब प्रकाश किरण का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, वर्ण का मतलब रंग, रंग में टूटना, प्रिज्म का प्रकाश का रंग में टूटना वह क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपन कहलाती है। और प्रिज्म से गुजारने के बाद प्रकाश अपने सातों रंगों में टूट जाते हैं, यह घटना कहलाएगी, यह प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपन हो गया। तो अब बात रहा कि वर्ण विक्षेपन क्यों हो जाता है, तो प्रिज्म का प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन का मतलब रंग में टूटना, वर्ण विक्षेपन। तो प्रिज्म जो है तुमको प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में तोड़ देती है। यह घटना प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश अपने अवयवी रंगों में, अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है, अपने अवयवी रंगों में, अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है, टूट जाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, विक्षेपन में दंत न होगा, वहाँ पर गलती लिखा, वर्ण विक्षेपन कहलाती है, वर्ण विक्षेपन कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहलाती है। तो दंत न कर लेगा यहाँ पर, वर्ण विक्षेपन, तो जिसको कहते हैं डिस्पर्शन भी कहते हैं। वर्ण विक्षेपन का इंग्लिश होता है डिस्पर्शन, DISPERSION, वर्ण विक्षेपन कहलाती है। तो वर्ण विक्षेपन का हो गया तुमको, इसमें दंत न हो गया, वर्ण विक्षेपन, प्रकाश अपने रंगों में टूट जाती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपन कहेंगे। तो रंग में क्यों टूट जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है, तो प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है तो सब सातों रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है, पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए, अलग अलग रंगों के लिए, अलग होती है, अलग अलग रंगों के लिए अलग होती है। मतलब कि ये इस पर निर्भर करता है और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। मतलब कि प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है म्यू बराबर होता है, अपवर्तनांक ये कौची फार्मूला कहते हैं, B+B/λ²+C/λ4 ... ये हुआ अपवर्तनांक, ये हुआ अपवर्तनांक, और लैम्डा बराबर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ये प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हो गया ये। तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा पर निर्भर कर देगा, अर्थात लैम्डा जब बढ़ेगा तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अर्थात लैम्डा बढ़ने पर, अर्थात लाल का जो लैम्डा होता है सबसे अधिक होता है, अतः लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम, अपवर्तनांक म्यू सबसे कम, तथा बैगनी रंग के लिए सर्वाधिक होती है, तथा बैगनी रंग के लिए सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। तो म्यू का मान जो है तुमको लाल रंग के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा सबसे अधिक हो गया उसका, तो म्यू सबसे कम हो जाएगा। तो लाल रंग के लिए म्यू सबसे कम और बैगनी रंग के लिए म्यू सबसे अधिक होगा। तो ये हुआ तुमको इसका, और इस कारण से विचलन कोण भी तुमको कितना, जैसे कि अगर इसी फार्मूला पर देखें तो डेल्टा बराबर क्या होगा, डेल्टा बराबर μ-1 इंटू ए। तो अगर म्यू बदलेगा तो म्यू सबके लिए अलग होगा, तो विचलन कोण भी क्या होगा, अलग होगा। तो लाल रंग के लिए विचलन कोण क्या हो जाएगा तुमको, लाल रंग के लिए विचलन क्या होगा, म्यू सबसे अधिक है, म्यू सबसे कम है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। इसलिए लाल रंग का विचलन न्यूनतम, लाल रंग का विचलन
विचलन न्यूनतम तथा बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक है। बैगनी रंग का विचलन क्या होगा? सबसे अधिक है। तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होगा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। तो ये तुम्हारा हो गया विचलन का मान हो गया। अब ये विचलन सबसे ज़्यादा लाल रंग का हुआ, सबसे कम हुआ लाल रंग का और सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का। तो विचलन का मान यहाँ पर हो गया। तो विचलन डेल्टा भी क्या हो गया तुम्हारा? डेल्टा भी बराबर म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, ये वायलेट लाइट बैगनी का हुआ, भी का मतलब वायलेट के लिए, और डेल्टा आर क्या हो जाएगा तुम्हारा? लाल के लिए। तो डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो वर्ण विक्षेपण कितना हुआ? वर्ण विक्षेपण हम लोग कहते हैं थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ऐसा तुमको दोनों का रख करके घटाओगे तो एक एक कट जाएगा। तो यही सूत्र हो गया, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इतना कोण से दोनों के बीच का कोण कहलाता है। पीला रंग जो होता है उसका विचलन बीच में होता है ना, जब सबसे मतलब माध्य में होता है। पीला रंग के विचलन को हम लोग माध्य विचलन कहते हैं। पीला रंग का विचलन बीच में होता है, जैसे भिवग्योर जैसे होता है तुमको, जैसे कि बैनी आह पिनाला या भिवग्योर। पीला रंग का विचलन माध्य विचलन कहलाता है। पीला रंग का विचलन, पीला रंग के प्रकाश का विचलन, पीला रंग के प्रकाश का विचलन माध्य विचलन कहलाता है। माध्य विचलन कहलाता है। तो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। पीला का इंग्लिश हो गया येलो। तो ये तुमको माध्य विचलन हो गया। तो ये तुमको बीच में पड़ता है। जैसे कि तुमको ये 7 रंग जैसे किस किस रंग से हो गया? लाल का सबसे कम विचलन हुआ और बैगनी का सबसे अधिक हुआ। तो ये याद होगा तुमको, दो ढंग से लिखते हैं, बैनी आह पिनाला, ऐसा याद होगा। या तो याद किया होगा बैनी आह पिनाला। तो इसमें कौन कौन रंग है? तो बैगनी, बैगनी के बाद नीला, आ से आसमानी, पी से पीला, नारंगी, लाल और ह से हरा। बैनी आह पिनाला, ह था यहीं पर हरा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इसको भिवग्योर। अंग्रेजी में इसका नाम कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये भिवग्योर। तो सबसे कम हुआ रेड का विचलन और सबसे ज्यादा हुआ बैगनी का। और अपवर्तनांक ठीक इसका मतलब क्या है? अपवर्तनांक के आधार पर ही हुआ लेमडा, इसका जिसका ज्यादा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका विचलन कम। तो इस प्रकार से क्या होगा तुमको, ये प्रिज्म के द्वारा प्रकाश इसी कारण से क्या होता है, अपने रंग में टूट जाते हैं। तो प्रिज्म अगर तुमको अगर कहा जाए प्रिज्म में प्रकाश की किरण, जैसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है प्रश्न परीक्षा में, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश अपने 7 रंगों में क्यों बट जाती है, अपने अवयवी रंगों में क्यों बढ़ जाते हैं? उसका क्या जवाब होगा? प्रिज्म के लिए प्रिज्म जो पदार्थ का अपवर्तनांक जो है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो प्रिज्म से गुजरने के बाद सभी जो रंग हैं वह अलग अलग कोण से विचलित होती है, जिसमें कि तुमको प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का है तो उसका विचलन सबसे कम, और जिसका कि तरंगदैर्घ्य सबसे बैगनी का कम है तो उसका विचलन सबसे अधिक होता है, उल्टा होता है, मतलब तरंगदैर्घ्य के विपरीत क्रम में ये चलता है। तो तरंगदैर्घ्य तुमका जिसका ज़्यादा है उसका विचलन कम और जिसका तरंगदैर्घ्य कम है उसका विचलन ज़्यादा होगा। इस प्रकार से क्या हो गया, क्या पता चला कि प्रिज्म का जो तुमको है, प्रिज्म जो है तुमको प्रकाश को क्या करते हैं, अलग अलग दिशा में, सब जब विचलन अलग अलग करे, सब अलग अलग दिशा में चला गया तो वह अपने अवयवी रंगों में बट जाता है। और कितना विचलन कोण क्या हो गया प्रिज्म का? विचलन कोण, वर्ण विचलन कोण हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर गुना ए। ये हो गया विचलन कोण, ये विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण। और माध्य विचलन हो गया तुमको, माध्य विचलन जो येलो कलर का, पीला रंग का होगा, तो ये माध्य विचलन। ये 2 सूत्र हो गया तुम्हारा। अब कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि जैसे विचलन रहित वर्ण विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, तो प्रिज्म के संयोग के द्वारा ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि वर्ण विक्षेपण रहित वर्ण विचलन, या इसको मतलब क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुम लोग को जो भी कहीं प्रॉब्लम हो, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, राइस रूल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो।
और तुमको जो भी नोट्स ले हो, या तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल का प्रिपरेशन करना हो, या तुमको कोई भी टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमसे पर्सनली भी व्यक्तिगत रूप से अपना समय ले करके पढ़ाई अपना कर सकते हो। तो इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।